Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are beginning unit number first, stoichiometry of the biochemistry syllabus using the Capicate textbook. This lecture is specially made for our MDCAT and ChemCAT students. Let's make a quick dua before we start lecture number 5. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड एज अ पर्सन। इससे जो पहले वीडियो थी उसमें हमने इसका सिलेबस डिस्कस कर लिया था। आज हम डायरेक्टली बुक पर आते हैं और इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। ठीक है, जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास यील्ड है। व्हाट इज यील्ड? यील्ड की डेफिनेशन करते हैं। द यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूस फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अब ये क्या है? वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। द यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यील्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा? इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जो गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से प्रोड्यूस होता है। व्हेन वी परफॉर्म स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द थ्योरेटिकल यील्ड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अवेलेबल। जब हम स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, हम क्या ट्राई करते हैं कि फाइंड कलेक्ट थ्योरेटिकल यील्ड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अवेलेबल। किसके बेसिस पे? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अवेलेबल के बेस पे। ठीक है, अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द रिएक्शन। वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो कैलकुलेट करते हैं हम ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे? ऑन द बैलेंस, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे इसका थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द रिएक्शन। हम रिएक्शन एक्चुअली में रिएक्शन नहीं करते, हम सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेते हैं और उसे अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, इतना अमाउंट ऑफ यील्ड बनेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। एक्चुअल यील्ड कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट एंड मेजर द फाइनल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जो एक्चुअल यील्ड है वो हमारे पास कब डिटरमाइन होगा? जब हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करें, परफॉर्म करें और वो हमारे पास जो फाइनल मास ऑफ द प्रोडक्ट है वो हासिल हो जाए। इट इज़ द कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी शुड गेट यूजिंग द स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। ये जो है ये कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट है जो कि वी शुड गेट, जो हम लेते हैं यूजिंग द स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस you will often get less amount of the yield than the theoretical yield। जो एक्चुअल रिएक्शन है, एक्चुअल यील्ड है, वो जो है जब हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो यील्ड प्रोड्यूस होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। जो हम स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन से हासिल करते हैं वो ज़्यादा होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड ऑफ द रिएक्शन, और इसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल यील्ड से मुराद यहाँ पर डिफिनेशन है, उसको स्टडी करते हैं तो ये आपको वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, actual yield, the actual yield is the amount of product that is actually produced during a chemical reaction by performing an experiment। यानी ये वो yield है, ये वो amount of product है जो actually produce होते हैं ड्यूरिंग किसके दौरान? केमिकल रिएक्शन के दौरान by performing experiment। जो हम जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, अदर नेम यूज फॉर एक्चुअल यील्ड, जो अदर नेम है एक्चुअल यील्ड के लिए वो है आर एक्सपेरिमेंटल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड। तो वो हमारे पास क्या है? एक्सपेरिमेंटल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड, ये आपने याद करना है। ठीक है, इसको बाज़ दफ़ा एक्चुअल यील्ड के जगह आपको एक्सपेरिमेंटल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड आएगा एमसीक्यूज में, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ है। द एक्चुअल यील्ड ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमने पीछे भी कहा कि जो एक्चुअल यील्ड है वो ऑलवेज हमेशा लेस होगा थ्योरेटिकल यील्ड से। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ रीजन क्यू आर गिवन। अब ये क्यू तो उसके मुख्तलिफ नंबर ऑफ रीजन है। ठीक है, लेकिन उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो नीचे दिए गए हैं। वो क्या है आइए पढ़ते हैं। द रिएक्शन में हैव नॉट गॉन टू कंप्लीशन। ठीक है, ये हो सकता है कि जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं वो कंप्लीशन की तरफ जाए ही नहीं। ऑल द अमाउंट ऑफ द रिएक्शन में नॉट है कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। जो ऑल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, वो हो सकता है कि वो टोटली कन्वर्ट ना हो प्रोडक्ट में। किसकी वजह से? रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी रिवर्सिबिलिटी की वजह से। हमने पढ़ा था ना कि बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाता है तो
जब प्रोडक्ट बने तो वो दोबारा रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट से वापस में रिएक्टेंट बनते हैं। तो इस तरह ये जो रिएक्शन है ये साइकिल में चलता है और ये कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता। तो इसलिए जो एक्चुअल यील्ड है वो हमारे पास कम हासिल होता है, लेकिन अगर थ्योरेटिकली हम इसको कैलकुलेट करते तो हम तो ये नहीं कहते कि इतना अमाउंट गया तो वो वापस आ जाएगा, और इस तरह नहीं, हम सिर्फ कहते कि ये रिएक्टर इतना प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये है कि सम ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट में हैव कन्वर्टेड इनटू सम अदर प्रोडक्ट बाय अ साइड रिएक्शन और चेन रिएक्शन। ये भी हो सकता है कि जो सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, बाज रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू सम अदर प्रोडक्ट, यानी वो अदर प्रोडक्ट बनाए जो मेन प्रोडक्ट है वो जो हम चाहते हैं वो ना बनाए और कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाए। किसकी मदद से? साइड रिएक्शन की मदद से, यानी साइड रिएक्शन इसके साथ हो सकता है और चेन रिएक्शन इसके साथ हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा रहे हैं और हमारे पास वाटर बन रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो हाइड्रोजन किसी और के साथ रिएक्ट कर ले और हमारे पास जो है वो वाटर ना पाम करे और इसी वजह से एक्चुअल यील्ड कम हो जाए, ठीक है। इट मे बी डिफिकल्ट टू रिकवर ऑल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट माइट बी लॉस्ट ड्यूरिंग रिकवरी। ये भी डिफिकल्ट है कि हम जितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बने उसको सारे को सारों को हम रिकवर करें फ्रॉम द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन मीडियम में। एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट में लास्ट ड्यूरिंग रिकवरी, और हो सकता है कि बांस जो प्रोडक्ट है वो लास्ट हो जाए रिकवरी के दौरान। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉस। इसको ऑफ द प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल लॉस ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं, और ये ह्यूमन एरर की वजह से होता है, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन, जो रिएक्शन कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच एटसेट्रा माइट हैव बीन डिस्टर्ब, वो भी बदल 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 हो सकते हैं। मीन कि एक रिएक्शन है उसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड दरकार है, लेकिन हो सकता है कि आपका टेम्परेचर हाई हो, 20 से ज़्यादा हो, ठीक है। इसी तरह प्रेशर, पीएच, ये सब जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन हम जब थ्योरेटिकली जो कैलकुलेट करते हैं उसमें हम इस फैक्टर को तो नहीं देखते ना। तो इसी वजह से जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हमारे पास ज़्यादा आता है और एक्चुअल यील्ड हमारे पास कम आता है। इस पॉइंट को आपने लाजमन याद करना है कि एक्चुअल यील्ड जो है वो कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, ठीक है। बाज़ दफ़ा एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए गए, एग्जाम्पल 1.14, इसको क्विकली देखते हैं। When 1.92 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वाज हीटेड, यहाँ पर मैग्नीशियम है उसकी 1.92 ग्राम हमने ले लिया और इसको हीट किया इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मदद में, एक्सेस ऑक्सीजन की मदद में कैलकुलेट द थ्योरेटिकल। अब हमने थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करना है अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के थ्योरेटिकल यील्ड को अब आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो मैग्नीशियम है उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे पहले आप लिख लेंगे, फिर जो गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो अदर यूनिट में होगा हम उसको क्या करेंगे? मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम मोल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है। इसके बाद अकॉर्डिंग द अबव इक्वेशन, जो अबव केमिकल इक्वेशन है, यहाँ से हम देखते हैं ये कह रहा है कि 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम के लिए कितना 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम हमें कितना देता है? 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ठीक है। 0.08 मोल ऑफ मैग्नीशियम अब हमें कितना मोल ऑफ मैग्नीशियम देगा? तो वो लाजिमन बात है वो हमें 0.08 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा ना। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 मोल हमें 2 मोल ही देता है, ठीक है। तो 0.08 हमें क्या देता है, ठीक है। उसको हम एक्स लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि 2 एंड 2 0.08 को आप मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो गए। हमारे पास कितने अमाउंट रह गए? वो 0.08। तो ये हमें रिक्वायर्ड था और हमारे पास कितने अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा? वो 0.08 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ठीक है। अब हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन ये क्या है? ये मोल में है। हमने अब क्या करना है? इसको ग्राम में वापस कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जितने भी कैलकुलेशन जो प्रैक्टिकली करते हैं वो हम ग्राम में करते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके लिए जो फार्मूला था उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो जो फाइनल में हमारे पास आंसर आता है वो 3.2 ग्राम आता है, ठीक है। ये आसान है। जो 3.2 है ये हमारे पास क्या है? अब थ्योरेटिकल यील्ड है।
ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सॉल्व किया, हमने तो कोई रिएक्शन नहीं किया ना, तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। अगर अब आप चाहते हैं कि हम ये प्रूव करें कि एक्चुअल यील्ड कम होगा, तो ले लें 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ले लें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लें और रिएक्शन कर लें। जो आखिर में आपको जो जब आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे, आखिर में जो जब आंसर आएगा तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो 3.2 से कम होगा और ये लाज़िमन कम होगा, ठीक है। अगर आप कितना भी कोशिश कर ले ये कम होगा, तो इससे आपको पता चलता है कि एक्चुअल यील्ड जो है वो कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज यील्ड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, इम्पॉर्टेंट है। परसेंटेज यील्ड, व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? The efficiency of a chemical reaction is determined with the help of percentile। जो efficiency of chemical reaction है, ठीक है, उसको हम किससे फाइंड करते हैं? परसेंट यील्ड। एफिशिएंसी से मुराद ये है कि एक रिएक्शन कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा, कितना एफिशिएंट होगा, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, और कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा हमें, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ परसेंट यील्ड। हम किसके मदद से फाइंड करें? परसेंट यील्ड के, which is actually a comparison of actual yield and theoretical yield। और ये परसेंट yield क्या है? ये है एक्चुअली ये कंपैरिजन है ऑफ एक्चुअल yield एंड theoretical yield का, ये कंपैरिजन है, ठीक है। परसेंट yield कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक बात मैं आपको बताना चलूँ कि एमसीक्यूज में आया था, पास पेपर एमसीक्यूज में, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड। तो हमारे पास ऑप्शन थे एक्चुअल yield, theoretical yield, परसेंट yield, और दूसरा तीसरे चौथा जो ऑप्शन था वो हमारे पास नन ऑफ द अबव था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आता है? परसेंट यील्ड। इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं, सिंपल एमसीक्यूज आते हैं इस चैप्टर से, तो आपने इसको लाजिमन कवर करना है, ठीक है। जो परसेंट यील्ड है उसका फार्मूला हमारे पास है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 बार्स। दफा जो पास पेपर एमसीक्यूज था वहाँ पर ये भी आया था कि परसेंट यील्ड का करेक्ट फार्मूला क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत से ऑप्शन गिवन थे, उसमें जो करेक्ट फार्मूला था वो ये था कि एक्चुअल यील्ड ऊपर होगा, थ्योरेटिकल यील्ड नीचे होगा, इनटू 100 से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको हो सकता है कि आप भूल जाए, तो उसके लिए जो ट्रिक है हमारे पास, आप ऐसा याद कर लें कि जो ए है वो अल्फ़ाबेट में हमारे पास फर्स्ट आता है, इसलिए ये ऊपर होगा, ठीक है। और जो टी है ये जो है अल्फ़ाबेट में बाद में आता है, तो इसलिए ये नीचे होगा, ठीक है। तो जो करेक्ट फार्मूला है उसको आपने याद करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हो जाता है इंसान से गलती हो जाती है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये अब थ्योरेटिकल यील्ड को मुझे ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है, या एक्चुअल यील्ड को ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है। तो इसलिए आपने इस ट्रिक की मदद से आपने याद करना है, ये आपसे कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास इस पे एग्जाम्पल 1.15 है, इसको कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमें कहता है कि हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, एंड द क्रूसिबल प्रोड्यूस ओनली 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये कह रहा है कि 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट हमने ले लिया, ठीक है, उसको जो हमें कितना प्रोड्यूस है? ओनली 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड? अब हमने परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड को का फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप द एक्चुअल यील्ड आप कॉपर ऑक्साइड है वो हमारे पास क्या है? 13.9 ग्राम है। ये एक्चुअल यील्ड क्यों है? ये एक्चुअल यील्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट को हीट कर लिया, ठीक है। तो उन्होंने हमारे पास प्रोड्यूस किया 13.9 ग्राम। ये रिएक्शन परफॉर्म कर दिया गया है और उसका रिजल्ट हमें बता रहा है। यानी आप ले लें कि आप लेबॉर्ट्री में हैं और आपने रिएक्शन कर लिया। रिएक्शन में कैसे कर लिया कि आपने 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट ले लिया, उसको हीट कर दिया, और जब उसके बाद आपने प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया तो वो हम तुम्हारे पास है 13.9 ग्राम तक। तो ये आपने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया और ये आपने परफॉर्म किया, तो आपके पास जो आंसर आया है वो थ्योरेटिकल यील्ड था, ठीक है, वो एक्चुअल यील्ड है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड? आपने परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड फाइंड करना है। क्या आप मुझे कहें कि आप परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड फाइंड करें? तो ये बहुत आसान है।
सबसे पहले मैंने एक्चुअल यील्ड लिख लिया है, फिर आपने क्या करना है कि थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब जो परसेंट यील्ड है उसका फार्मूला ये है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अब एक्चुअल यील्ड आपने तो मुझे दे दी, अब थ्योरेटिकल यील्ड मुझे फाइंड करना है कि मैं उस पर उसको डिवाइड करूँ और फिर हमारे पास आंसर आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा कि थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करूँगा। तो सबसे पहले मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख लूँगा। फिर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसके मुताबिक 1 मोल कॉपर कार्बोनेट जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मोल कॉपर ऑक्साइड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। अब मुझे ये जो इसका कॉपर कार्बोनेट इसकी मोलर मास फाइंड करनी है, तो उसको मोलर मास भी फाइंड करूंगा और कॉपर ऑक्साइड की मोलर मास भी फाइंड करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में करूंगा मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट, जो कॉपर कार्बोनेट उसकी मोल्स फाइंड करूंगा। तो उसकी मोल्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मास इन ग्राम जो कि मुझे गिवन है हमने लिया था, और जो मोलर मास है उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है, और जो फाइनल आंसर हमारे पास मोल में आता है वो 0.2 मोल आता है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमें 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट हमें 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड देता है। तो 0.2 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट हमें 0.2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड ही देगा, ठीक है, ठीक है। सो मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो ये है कि अब हमने ये थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड कर लिया है, ठीक है। वो हमारे पास 0.2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो गिवन एक्चुअल यील्ड है वो हमारे पास ग्राम में है, तो इसकी यूनिट बराबर करनी है, ठीक है। जो थ्योरेटिकल यील्ड है हम जब ये कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमारे पास 16 ग्राम आता है। तो फिर इसके बाद मैं परसेंट यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड के फार्मूला लिख लूँगा। वो क्या है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास 13.9 है, जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हमने फाइंड कर लिया, वो 16 ग्राम है, और इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 86.87% यील्ड आएगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.11 है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे पास ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।